नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। तो 2 दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जा रही है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए, पहला ही प्रश्न हिंदी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को देखिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, अब देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। अब हिंदी प्रश्न को आप समझिए कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया था, यानी आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो देखिए, याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था, याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं दिया था, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकती है। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया था, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिएगा नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, या ऑप्शन बी सूरदास, मंझन, या कुतुबन। तो देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, यहाँ पर पूछा गया कि नहीं है। तो जब आपने पढ़ा होगा भक्ति काल को, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के जो है काव्य धाराओं को पढ़ा होगा, तो उनके कवियों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि प्रेमाश्रयी शाखा में कौन कौन से कवि आते हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, मंझन भी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, कुतुबन भी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। यानी ऑप्शन बी जो सूरदास हैं वह प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। सूरदास किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के। याद रखिएगा, सूरदास जो है किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्ञानश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखिए मिलेंगे, हिंदी साहित्य पर आधारित, जो देखने में काफ़ी सरल है, पर आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, ज्ञानश्रयी शाखा के कवि यानी ज्ञानश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है, यहाँ भी पूछा गया है कि नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कबीरदास, या मल्लुकदास, ऑप्शन सी नंददास, या ऑप्शन डी रैदास। तो देखिए, अब ज्ञानश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है, तो आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ज्ञानश्रयी काव्य धारा के कवि, कबीरदास के बारे में बात करें, कबीरदास जी ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। मल्लुकदास भी ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। अगर रैदास की बात करें तो ये भी जो है ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी नंददास। नंददास जो है ज्ञानश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, नंददास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं नंददास, और सूरदास भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो 2 प्रश्न और तैयार हो गए आपको कि सूरदास और नंददास दोनों ही कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ज्ञानश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए स्टार बना दिया है मैंने, ताकि जो भी विद्यार्थी देखें उन्हें पता रहे किस
कौन सा प्रश्न जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दोहा, या बी शबद, ऑप्शन सी साखी, या ऑप्शन डी पद। तो देखिए अगर ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी साखी। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? साखी। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद प्रश्न दिया गया है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी दलपति, या ऑप्शन डी सारंगधर। तो देखिए कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन बी विद्यापति, यानी विद्यापति जो हैं कीर्तिलता के रचनाकार हैं। अच्छा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा विद्यापति। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ये प्रश्न सबसे पहले आप स्टार बनाएं। मैंने आपको इसलिए स्टार बना देता हूँ, हर जिस प्रश्न को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, हिंदी की परीक्षा में आने के चांसेस काफ़ी हैं, उसके आगे स्टार बनाना जरूरी है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी देखेंगे उनका जो है फोकस ज़्यादा रहेगा और अच्छी तरह से उस प्रश्न का आंसर उन्हें पता होगा। अब देखिए अष्टछाप के कवि नहीं हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं परमानंददास, ईश्वरदास, नंददास, या गोविंद स्वामी। अष्टछाप के कवियों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी सरल प्रश्न है। ऑप्शन बी यानी ईश्वरदास अष्टछाप के कवियों में नहीं आते। परमानंद दास आते हैं, नंददास भी आते हैं और गोविंद स्वामी, ये तीनों ही अष्टछाप के कवियों में आते हैं। यानी ईश्वरदास इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है। याद रखिएगा परमानंद, नंददास और गोविंद स्वामी ये तीनों ही अष्टछाप के कवियों में माने जाते हैं। यहाँ पर ईश्वरदास राइट आंसर है, यानी ईश्वरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों का जो संबंध है वो भक्ति काल की किस शाखा से है। ऑप्शन ए ज्ञानश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से, या प्रेमाश्रयी शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों के बारे में बात हो रही है, तो अष्टछाप के जो कवि हैं वो किस शाखा से संबंधित है, भक्ति काल की। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण भक्ति शाखा से ये संबंधित हैं। ज्ञानश्रयी गलत हो जाएगा, राम भक्ति भी गलत होगा और प्रेमाश्रयी भी गलत होगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए दिया गया है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति से, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, या राम भक्ति। प्रेमाश्रयी की बात हो रही है, तो देखिए अगर आपने भक्ति काल के बारे में पढ़ा होगा तो भक्ति काल के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो प्रेमाश्रयी और ज्ञानश्रयी शाखा जो है निर्गुण भक्ति में आती हैं, आपको पता होगा। और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा जो है सगुण भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी निर्गुण भक्ति से। तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? निर्गुण भक्ति काव्यधारा से। याद रखिएगा क्योंकि राम और कृष्ण भक्ति दोनों ही सगुण भक्ति के अंतर्गत आती हैं, ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर प्रेमाश्रयी शाखा का संबंध किससे हो जाएगा? निर्गुण भक्ति से। तो यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न देखिए, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं ऑप्शन ए कुंभनदास, दादू दयाल, मंजन, या नंददास। अब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि पूछा गया है कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि कुंभनदास, दादू दयाल, मंजन, या नंददास। तो अब इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा?
कौन से कवि हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, काफी सरल प्रश्न भी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी मंजन। क्यों? क्योंकि नंददास अभी मैंने आपको बताया था ये किस शाखा से संबंधित है? कृष्ण भक्ति शाखा से, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कुंभन दास भी कृष्ण भक्ति शाखा से और दादू दयाल ज्ञानश्रयी शाखा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के, तो ऑप्शन सी यानी मंजन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि बीजक रचनाओं का संकलन है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि बीजक जो है रचनाओं का संकलन है। ऑप्शन ए मंझन, गुरु नानक की, रामानंद या कबीर की। तो सरल प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कबीर। कबीर की रचनाओं का संकलन है बीजक, तो इसलिए याद रखिएगा, सरल प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, एक से बढ़ के एक प्रश्न है। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। इस प्रश्न पे तो आप स्टार बना लीजिए। वैदेही वनवास संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रचनाकार कौन है इसके, या काव्य कृति के बारे में पूछा जा सकता है। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहौद या अज्ञे जी। तो देखिए वैदेही वनवास के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहौद। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहौद। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है? कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ये भी प्रश्न देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, हिंदी की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? यानी खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है या कोई नहीं। तो देखिए कामायनी से संबंधित प्रश्न मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कामायनी से। इसके रचनाकार अब तक तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी किस प्रकार का काव्य है, अगर ये भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा महाकाव्य, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। याद रखिएगा इस लाइन को, इस पे प्रश्न बन सकता है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, एक कृति के नायक मनु हैं, वह कृति है। देखिए ये भी प्रश्न, हर प्रश्न पर स्टार बना लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कृति के नायक मनु हैं, तो वह कृति कौन सी है? यानी किस कृति में नायक जो है मनु है? कामायनी में, कानन कुसुम या प्रेम पथिक या झरना। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। हर वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया जाता है, ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि सभी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न ऐसा होता है जो आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कृति है जिसके नायक जो है मनु है। ऑप्शन कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या झरना। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यानी ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए दिया है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखिए मतलब किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को, या ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को या रामधारी सिंह दिनकर को। अब किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं हुए हैं? तो याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर जो देखिए लास्ट में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी ये तीनों ही जो हैं लेखक, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब जो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं।
ग्रंथि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी अज्ञे। तो देखिए ग्रंथि काव्य संग्रह के अगर रचनाकार आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी यानी सुमित्रा नंदन पंत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराए जाते हैं इस चैनल पर। हिंदी की तैयारी आप लोगों को कराई जाती है, हैंड रिटन नोट्स भी जो है बनाए गए हैं, जो कि कुछ समय बाद इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और जो भी फ्रेंड्स आपके अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप जो है इस चैनल की लिंक भेजिएगा, सेंड कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। और एक प्रश्न और है आप लोगों के लिए कि जो भी विद्यार्थी एमपी-टेट की तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो वो लोग भी कमेंट करके बताएं। जो भी विद्यार्थी एमपी-टेट शिक्षक वर्ग 1 की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें आइडिया लगे कि कितने विद्यार्थी हैं जो एमपी-टेट वर्ग के हैं। तो उस हिसाब से इस चैनल पर आपको एमपी-टेट वर्ग शिक्षक वर्ग की जो है तैयारी भी कराई जाएगी। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी एमपी-टेट के हैं तो वो लोग भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि उनके हिसाब से जो है नोट्स बनाए जा सकें और चैनल पर उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।